बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कुरान पाक में कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन कुरान मजीद में इस आयत के बावजूद हम अपने मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी को कत्ल कर दिया जाता है। हर रोज इस मुल्क में लाशें गिरती हैं, कभी जात पात रंग नस्ल मजहब की बुनियाद पर, कभी कौमियत की बुनियाद पर, कभी जायदाद के तनाज़े की बुनियाद पर, कभी थोड़े से पैसों की बुनियाद पर और कभी किसी और चीज़ को बुनियाद बनाकर किसी न किसी को मौत की नींद सुला दिया जाता है और किसी न किसी माँ की कोख उजड़ जाती है। आज के प्रोग्राम में जिस मुकदमे पर हम बात करेंगे नाजरीन, उसमें भी एक माँ की कोख उजड़ी है। लेकिन जिस माँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो एक बूढ़ी खातून है और अब अपने घर में अकेली रहती है। और मेरी आपसे गुजारिश ये है प्रोग्राम की इब्तिदा में ही कि अगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप उस माँ का दुख महसूस करें, ख़ास तौर पे मैं अरबाब इख्तियार से मुखातिब हूँ, अगर आप उसका दुख महसूस करें तो पंजाबी की एक मिसाल है कि मावा सब दियाँ सांझियाँ होंदियां ने। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मावा सब दियाँ सांझियाँ होंदियां ने, उसके लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो कीजिएगा। आइए उनके पास चलते हैं। इरशाद बीबी, जो अपना सब कुछ वक्त के बहते दरिया के साथ खो चुकी है, तकरीबन 7 बरस पहले अपने शौहर और बेटी को खो दिया तो इसके पास इसका वाहिद सहारा इसका अपना बेटा मोहम्मद अवैस बचा, जिसे 2 साल पहले जालिमों ने इसकी शादी से सिर्फ 3 दिन पहले कत्ल कर दिया। अपनी आंखों में बेटे की खुशियों के ख्वाब सजाने वाली इरशाद बीबी अब हर रोज बेटे की शादी के लिए तैयार किया गया सामान देखती है, खून के आंसू रोती है और अपनी बखिया जिंदगी के दिन इसी तरह गुजारती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के अल हाफिज गार्डन्स के घर में हूँ और इस घर में 2 बूढ़ी ख़वातीन रहती हैं, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल तनहा। वो क्यों अकेली रहती हैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज फिर हमारे पास आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद यकीनी तौर पर आपका भी दिल पसीज जाएगा। हम भी हर बार जब भी इस तरह की किसी भी कहानी को सुनते हैं, देखते हैं तो यकीन कीजिए दिल बहुत परेशान हो जाता है। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जब हमारे हुक्मरान या अरबाब इख्तियार भी परेशान होंगे, वो भी महसूस करेंगे इन गरीब लोगों का, अवाम का दुख ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये लोग महसूस करते हैं। और जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा, यकीन कीजिए हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये बूढ़ी खातून जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनका नाम है इरशाद बीबी और इनका वाहिद अकलौता बेटा कत्ल हो गया, इसलिए अकेली रहती। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बीबी, मुझे बताएं कि आपके शौहर की वफात हुए कितना अरसा हो गया? उसको 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और आपके बच्चे कितने थे? मेरे बच्चे 2 थे, एक बेटा और एक बेटी। एक बेटी थी। बेटी पहले फौत हो गई थी। उसको बेटी को फौत हुए कितनी देर होगी? 9 साल। 9 साल बेटी को हाँ फौत। जी। 8 साल शौहर को फौत हुए हो गए। हाँ जी, हाँ जी। 9 साल बेटी को फौत हुए हो गए, यानी कि 8-9 साल पहले आप, आपके शौहर, आपकी बेटी, आपका हाँ, बेटा, हाँ, चारों हम इस घर में हंसता बसता घर था हमारा। पहले शौहर चले गए, फिर बेटी को क्या हुआ? जो बेटी को बुखार हुआ था, कुत्ते ने काट लिया था, उसको बुखार हो गया था। अच्छा, कुत्ते ने काट लिया था। बैर गई थी, छोटी 7 साल की थी, तो उसने कुत्ते ने काट लिया था, फिर वो फौत हो गई थी। तो अब आपका जो बेटा है वो आपके साथ रहता था? हाँ जी, मेरा बेटा मेरे साथ रहता था। और 2 साल पहले वो भी कत्ल हो गया? हाँ, वो भी कत्ल हो गया। जालिमा ने कत्ल कर देता, लेकिन कुछ भी नहीं बना। मैं तो याद में जन नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जेड़े भी चीफ जस्टिस हैं, जेड़े भी हैं, मेरी अपील समझोन, मिन्नो समझोन, जो कुछ समझोन, मेरे पुत्र का कुछ फैसला करो। मैं दिल दी मरीज हाँ, मेरे को तुरा भी नहीं जाता, ना मैं कचहरियाँ जा सकती, ना मैं कित्थे भी नहीं जा सकती।
बस मैं तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ਨੂੰ अपील कर दियां ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜ਼ਾਲਮ किसने कत्ल किया आपके बेटे को? नौखेज ने किया है। और क्यों कत्ल किया? वो उसने कत्ल किया, हमने पहले रिश्ता लिया हुआ था ना, तो रिश्ते के बाद वो रिश्ता उनसे मांगता था तो उन्होंने ना रिश्ता नहीं दिया। वो कहते थे हम इसको नहीं देना, ये नशेई शराबी है। हमें तो उन्होंने नहीं ना बताया था, वो तो उनकी बात थी। हमें तो बताते तो हम क्यों, एक मेरा बेटा था मैं क्यों रिश्ता करती, मुझे क्या पड़ी थी जो मैं उसके साथ रिश्ता करती, मेरे को रिश्ता की कमी सी। जहाँ पे आप बेटे का रिश्ता कर रही थी वो लोग आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं थे? बस दूर नजदीकी के रिश्तेदार, इतने के रिश्तेदार नजदीक। वो जो मुल्जिम है वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। हाँ जी, उस लड़की लेकिन से शादी उन्होंने करना अपनी लड़की की मंगनी जो है वो आपके बेटे हाँ से जी, कर दी। मेरे बेटे नाल की दोनों की शादी होने वाली थी। 3 दिन रहते थे। 3 दिन रहते थे। हाँ, 3 दिन रहते तो उस थे। मुल्जिम ने जो उस लड़की से शादी करना चाहता हाँ, था हाँ, आपके बेटे को कत्ल कर दिया है। कहाँ पे हुआ कत्ल? वो कातल मियाँ वाली में होता है। कत्ल की वारदात कहाँ? कत्ल की वारदात गेट का नहीं, पुल सेम का उधर हुई थी। पिस्टल के साथ कत्ल किया था। तो मैं तो रोटियां घर पका रही थी तो वो गनमैन आया था, उन्होंने बताया तेरे बेटे को गोली लग गई। मैं तो भागी उधर गई थी तो वैसे ने ना इतने हाथ रखा हुआ था तो वो इस तरह डिगा हुआ था। कितनी गोलियां लगी? 7 गोलियां लगी थी, एक बाजू में, एक टांग में, इधर भी लगी हुई थी। 7 गोलियां लगी थी। जब आप पहुंची वह जिंदा था? हाँ जी, जिंदा था। सिविल चले गए से इन्होंने सानू रेफर कर दिता है फैसलाबाद। फिर फैसलाबाद वाला ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन करके फिर उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी है ना, अभी सही हुण हो गया, जो खतरे च बाहर है। फिर उन्होंने सानू भेज दिता है वार्ड दे वार्ड 11-12 का टाइम थी ना कम। हाँ, उस वैस की डेथ हो गई। जिस दिन का ये वकूआ अगले दिन उसकी डेथ हो गई? हाँ जी, पहली जाए ना, अप्रैल की पहली थी ना, 7:45 बजे का हुआ था। तो अब मुल्ज़िमान जो है उनकी क्या सूरत हाल है? आपके मुकदमे की क्या सूरत हाल? हमारे मुकदमे की कोई सूरत हाल भी नहीं, तरीक में तरीक दे देते हैं। वो जो है 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो मुजरम है वो मियाँ वाली रहता है, वो इसी तरह उसके घर वाले हैं, वो भी उस घर में रहते हैं। पता नहीं उसको उन्होंने कितने छुपा के रखा हुआ है। वो मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो ना, मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। और बाकी 2 मुल्जिमान जो उनकी जमानत हो गई? उनकी जमानत हो गई। हम घर वाला नु फड़ो नहीं, जेरा इश्तिहारी वो भावे सारे मुका देवे, दसो बंदा की करे। हम घर वाला नु तो पता है ना उन्हें कितने अपना पुत्र बिठाया है, ये कितने उन्हें रखो है, जो पेश करो, पेश भी वो नहीं कर दे। मैं दिल दी मरीज हाँ, मेरा बेटा मेरे को लेके जाता, लाहौरों में दवाई लेके आनी। 3 साल इस घर में असी माँ पुत बनाते रहे हैं, जिस तरह एक चिड़ी मसलन घोंसला बना दी तो, लेकिन 1 साल जालमा विच रहने दिता। सन 2008 से सन 2013 के दौरान 87,594 अफराद को कत्ल किया गया। पंजाब में 65,446, सिंध में 16,121, खैबर पख्तूनख्वा में 2,896, जबकि बलोचिस्तान में 3,131 अफराद को कत्ल किया गया। सन 2013 से मार्च सन 2014 तक सिर्फ पंजाब में 1,139 कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए। ये मोहम्मद अवैस की फूफी गुलाम जरीना है, जो अवैस की माँ के साथ इसी घर में इसी के साथ रहती है। इन दोनों बूढ़ी खवातीन का एक दूसरे के सिवा और कोई सहारा नहीं है। आपका भतीजा था? जी हाँ, मुझे लेकर आया था कि मेरी बरी बनाओ। मैं 3 महीने यहाँ रहकर उसकी बरी बनाई। जब बरी तैयार हुई, जब शादी तैयार हुई तो जालिमों ने आके मार दिया। मुझे उसकी यही बात बहुत बार याद आती है। कहता है फुफ्फो देखो ये मेरी छोटी सी जन्नत है, मैंने अब्बू के बाद तिनका इकट्ठा करके ये जन्नत बनाई है रहने के लिए। और मेरी भाभी ने उसकी शादी इसलिए शुरू की कि ये दिल की मरीज थी। डॉक्टर कहते थे कि आप इसकी शादी कर दें ताकि आपको दिल का अटैक लगे तो वो तुम्हारे पास कोई हो। तुम्हारा बेटा तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी पे रहता है, तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या करोगी। इसलिए इस शादी का प्रोग्राम बना लिया था। जालिमों ने शादी भी नहीं होने दी, उसकी ज़िंदगी छीन ली।
और उसकी सब कुछ यहाँ रह गया। जब उसके जेवर देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, दुल्हन की जुतियाँ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं तो हम सारा रात सारा दिन रोते हैं कि खुशी के दिन हमारा मातम बन गया। क्या काम क्या करता? कंप्यूटर का काम करता था और रात दिन काम करता था। माँ की दवाई भी लेता था और एक घर भी बनाता था। जो रोटी है वो भी इनकी चलती रहती थी, तो वो भी सहारा इसका छीन लिया। अब ये बेचारी बेआसरा हो गई और मैं इसके पास इसलिए आ गई कि ये अकेली किस तरह रहे। अब आप दोनों बिल्कुल अकेली रहती हैं, रात को भी दिन को आप भी। दोनों का ख्याल रखने वाला, देखभाल करने वाला और कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। जो हैं तो अपने घरों वाले हैं सब, उनके बीवी बच्चे हैं, वो अपने अपने घरों में रहते हैं, जहाँ अपने काम करते हैं, कामों में लगे हुए हैं। तो हमारे पास कौन रहे? अगर नौकरी ना करें तो उनके बच्चे कहाँ से खाएं? नाज़रीन, ये जो आपने अभी सुनी है, ये है एक अलमनाक दुख भरी दास्तान, जिसे सुनकर यकीन कीजिए बतौर इस मुल्क के एक शहरी शर्म आती है कि हमारे मुल्क में इस हद तक लोग जो हैं वो दरिंदगी पर उतर आते हैं। इस हद तक लोग जो हैं वो इंसानियत को भूल जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि हम किसका क्या नुकसान करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये बीमार हो जाएं, अगर इन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए, अगर किसी किस्म की कोई परेशानी आ जाए तो इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और क्यों उसे कत्ल कर दिया गया? सिर्फ इसलिए, खुद गर्जी की इंतहा आप देखिए कि उसकी मंगनी जिस लड़की से हुई थी, उस लड़की को मुलजिम पसंद करता था और उसे ये गवारा नहीं था, उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी शादी इनके बेटे के साथ हो जाए, लिहाजा उसने इनके बेटे को कत्ल कर दिया। ये घर जो 3 साल मेहनत करके उस बच्चे ने बनाया था, जिसे वो अपनी जन्नत कहता था बकौल उसकी वालिदा के, बकौल उसकी फुप्पो के, इन दोनों के लिए यही जन्नत जहन्नुम बन गई। और अब इस जहन्नुम में ये एक एक करके दिन गुजार रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद हमारे बेटे के कत्ल के मुकदमे का अब फैसला हो जाए, शायद हमारे बेटे के कत्ल के मुकदमे में इंसाफ हो जाए। लेकिन व्हाट टू टॉक ऑफ जस्टिस? ख़वातीन और हज़रात, जस्टिस की हम क्या बात करें? यहां पर तो जो प्रिंसिपल एक्यूज था, जो मुल्जिम था, वो गिरफ्तार ही नहीं हो सका, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकी, वो आज तक इश्तिहारी है। पुलिस को तो पता नहीं है कि वो किधर है। 2 साल हो गए इस वकूए को और हमारी पुलिस की ये कारकर्दगी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो मुल्जिम कहां पे है। वो आज तक इश्तिहारी है, लिहाजा ना सिर्फ वो कानून से भागा हुआ है, ना सिर्फ वो इंसाफ के कटहरे से बाहर है, बल्कि वो इनके लिए भी खतरा है। क्या रियासतें इस तरह से अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करती हैं? क्या रियासतें ये तहफ़्फ़ुज़ है जो शहरियों को मिल रहा है? दारुओं ने शादी भी नहीं होने दी, उसकी जिंदगी छीन ली। 3 साल इस घर में माँ पुत बनाते रहे हैं, जिस तरह एक चिड़ी घोंसला बनाएंगे, तो लेकिन 1 साल जालमा में रहूंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ने अपील कर दिया, वही मेरे बेटे से कुछ इंसाफ करो। दारुओं ने शादी भी नहीं होने दी, उसकी जिंदगी छीन ली। बस मैंने इंसाफ चाहिए, और मेरे को की रहे एक कोई बेटा आयो तो मेरे को उन्हें ले जाए। कुछ और कहना चाहती हैं अम्मा जी मुकदमे के हवाले? बस मेरे बेटे का मैंने इंसाफ चाहिए, इंसाफ मेरे बेटे का। नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, चीफ जस्टिस हुकूमत करे, जेड़ा भी को करे, मैंने बेटे का इंसाफ चाहिए। लेकिन मैं बेटे का इंसाफ देखना चाहनी हूँ। आपकी नजर में इंसाफ क्या है? मेरे जिस वक्त वो पेश नहीं होता, वो पकड़ा नहीं जाता, वह के इंसाफ? मैंने जिस तरह मेरे बेटे नाल जुल्म किया ना, इस तरह मैं भी उन्होंने तड़फदा देखा। जो मेरा बेटा तड़फन लिया ही ना, मैं जो गई मैं भी उन्होंने तड़फदा देखा। मैंने इंसाफ चाहिए। मैं मेरे को मैं और की लभना, मैंने को ना वास्ता वापस नहीं ना करके देना, मैंने तो इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये जो कह रही है ना कि मुझे इंसाफ चाहिए, अब इन्हें कौन ये बताए, ये समझाए कि इंसाफ तो तब होगा जब अदालत में केस में पेशरफ्त होगी। लेकिन अभी तो अदालत की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल जमूद का शिकार है, क्योंकि बकौल अदालत जो इस केस का प्राइमरी एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक अदालत ने गवाहियां जो हैं वो कलमबंद करवाना शुरू ही नहीं की। एक भी विटनेस की गवाही नहीं हो सकी, क्योंकि अदालत ये कहती है कि मेन एक्यूज जो है वो अभी तक फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, वो अभी तक भागा हुआ है, वो इश्तिहारी है। अगर वो अरेस्ट नहीं होता
तो फिर अदालत में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी तो मुकदमा अपने मंतकी नतीजे को नहीं पहुंचेगा, और अगर मुकदमा अपने मंतकी नतीजे को नहीं पहुंचेगा तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। और अगर नाजरीन इंसाफ नहीं होता तो आप सोचिए कि ये बूढ़ी खातून जो इस वक्त मेरे सामने माइक पकड़कर बैठी है, बात करते हुए जिसके हाथ कांपते हैं, अपने बेटे को याद करते हुए जिसके हाथ कांपते हैं, आंसू इसके अब खुश्क हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 साल से इस औरत ने जितने आंसू बहाए हैं, अब इसके आंसू खुश्क हो चुके हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी बताया कि इनकी ज़हनी हालत भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। तो ये बूढ़ी औरत जो है, अगर इसे इंसाफ नहीं मिलता तो क्या ये यही ख्वाहिश अपने दिल में लेकर इस दुनिया से चली जाएगी? अगर किसी के साथ जुल्म हो जाता है, अगर किसी को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, किसी पे जबर होता है, किसी पे इस्तबदाद होता है, तो क्या इंसाफ की ख्वाहिश रखना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है? क्या ये पूरी नहीं हो सकती? अगर ये लोग डिजर्विंग नहीं हैं इंसाफ के हसूल के हवाले से, तो फिर कौन लोग डिजर्विंग है? और मैं जो बार बार प्रोग्राम में इस्तदा करता हूं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि आप डायरेक्शन दे दें खुदा के लिए किसी मुकदमे में कि इंसाफ हो जाए, बर वक्त इंसाफ हो जाए, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या ये डिजर्विंग एग्जाम्पल नहीं है इंस्ट्रक्शन देने के लिए? ये मेरा सवाल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में कार्ड है मरहूम अवैस खान न्याजी की शादी का, जो इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, जिसे अभी भी ये अक्सर देखती हैं, देख कर वक्त गुजारती हैं। इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस अख्तर खान न्याजी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर बिलवड सन अवैस खान न्याजी। और 3 दिन पहले वो कत्ल हो गया। 3 दिन बाद इस घर से बारात उठनी थी, लेकिन 3 दिन पहले इस घर से जनाजा उठा, और 3 दिन पहले इस घर में सफ़े मातम बिछ गई। वो बेटा जो इनका इकलौता बेटा था, जिसके लिए इनके बड़े अरमान थे, जिसकी शादी ये कर रही थी, उसकी बरी तैयार कर रही थी, दुल्हन का लहंगा, सारी चीज़ें, जिसके लिए कार्ड छपवाए, रिश्तेदारों को बांटे, दोस्तों अजीज़ों कारब को बांटे, वो 3 दिन पहले इस दुनिया से चला गया। और जैसे जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इन ख़वातीन की हालत जो है वो मुझसे देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा मैं इन्हें किस तरह से हौसला दूँ, क्या कहूँ, क्या ऐसा करूँ कि इनके दुख में कमी हो। मैं दिल की गहराई से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, और यकीन कीजिए इसमें किसी किस्म की कोई फेकनेस नहीं है, मैं दिल की गहराई से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनके लिए कुछ कीजिए, और अदालत से गुजारिश करता हूँ कि आप इनके मुकदमे का फैसला कीजिए। नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक सन 2008 से 2013 के दौरान कुल 31,70,899 केसेस का इंदराज हुआ। इनमें पंजाब से 19,53,209, सिंध से 4,30,814, बलोचिस्तान से 45,071, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 6,58,386 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ पंजाब में सन 2013 से मार्च 2014 तक कुल 95,435 केसेस का इंदराज हो चुका है। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान अवैस की जो वालदा हैं, मरहूम अवैस की, उन्होंने बार बार मुझसे कहा कि मैं आपको अपने बेटे की बरी दिखाऊं, वो कपड़े, वो जूते दिखाऊं जो मैंने उसकी दुल्हन के लिए तैयार किए थे, और मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका। और मैं चाहता हूं कि मैं भी वो देखूं, और ना सिर्फ खुद देखूं बल्कि आप लोगों को भी दिखाऊं, बल्कि आप लोगों के साथ साथ अरबाब इख्तियार को भी दिखाऊं। वो उसे देखें और उसके बाद इनका दुख महसूस करें, और अगर कोई इनका दुख महसूस करता है तो हो सकता है कि वो इनकी मदद करने की कोशिश करे। बस यही मकसद है, आप लोगों को वो चीज़ें दिखाने का जो इन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए तैयार की थी, और जो इनकी ख्वाहिश पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चीज़ें तैयार की थी अम्मा जी आपने? हाँ जी बेटा, मैं ये चीज़ें तैयार की थी, वैसे दुल्हन वास्ते तैयार की थी। मैं तक ये कपड़े थे? हाँ जी, ये कपड़े, जुतियाँ। मैं 2 महीने बाजार मेरे को तुरा भी नहीं सी जाता, फिर भी मैं जा के खरीदियाँ हैं वैसे दुल्हन वास्ते। मैं आके पा के घर देख सा मुझे तो पा के तुरसी फिर सी, लेकिन अल्लाह ने मंजूर किया, लेकिन जालिमा को बर्दाश्त नहीं हुआ ना, जालिमा ने मेरे बेटे ने मारा। नाज़रीन देखिए, ये कपड़े हैं जो इन्होंने चारपाई पर रखे हैं, और कुछ जूते भी पड़े हुए हैं वहाँ पर साइड पर। आप जूते भी रख दीजिए ऊपर, कोई बात नहीं।
ये कपड़े हैं जो इन्होंने बड़े चाह के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़े मान के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपने बेटे की दुल्हन के लिए तैयार किए थे। और 3 दिन बाद उसकी शादी थी इनके बेटे की, लेकिन 3 दिन पहले उस जालिम ने, जो अभी तक इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हो सका, इनके बेटे को कत्ल कर दिया। ये कपड़े जो है मैं चाहता हूँ कि हमारी पुलिस देखे, वो पुलिस देखे जो अभी तक 2 साल गुजरने के बावजूद इस मुकदमे का जो प्राइमरी एक्यूज्ड है, जो मुल्ज़िम है, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैं चाहता हूं कि ये कपड़े जो है वज़ीर आला पंजाब देखें और नोटिस लें फौरी तौर पर ऐसी पुलिस के हवाले से जो दिन दिहाड़े कत्ल करने वालों को 2 साल में गिरफ्तार नहीं कर पाती है। ये देखिए, ये कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये पर्स है। अब ये जूते, ये कपड़े और ये छोटी छोटी चीजें, ये क्लिप है, ठीक है, ये परांदा है, ये इनके किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ हमें इसलिए दिखा रही हैं कि ये हमें बता सकें कि इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। सिर्फ 3 दिन पहले, शादी से सिर्फ 3 दिन पहले इनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। और अगर वो ना किया जाता तो ये वो लहंगा था जो उसकी दुल्हन ने पहनकर इस घर में आना था और इस घर को आबाद करना था। और 2 साल पहले अगर वो आ जाती यहाँ पर इस घर में, इस घर को आबाद करती, इनका बेटा जिंदा रहता, तो हो सकता है कि आज इस घर में खुशी होती है, अपने पोते पोतियों को खिला रही होती। लेकिन आप देखिए कि किस्मत ने इनके साथ क्या किया और इनकी बुढ़ापे का वाहिद सहारा, इनका बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया। बस मैंने इंसाफ चाहिए और मेरे को की रहे कोई बेटा ये तो मेरे को ले ले जाना। ये कपड़े, ये जूते और ये लहंगा आपको दिखाने का मकसद ये था कि शायद ये कपड़े देखकर, ये चीजें देखकर, ये लहंगा देखकर पुलिस में से किसी को शर्म आ जाए और वो मुल्जिम के घर में रेड करें और उसे पकड़ने की कोशिश करें। हो सकता है कि शायद अरबाब इख्तियार में से कोई देखे और वो इनके दुख को महसूस करे और उसके बाद पुलिस को फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शन दे कि इस मुकदमे के मुल्जिम को, कातिल को गिरफ्तार किया जाए और अदालत के सामने पेश किया जाए, जो कि पिछले 2 साल से नहीं हो सका अभी तक। तो ये कपड़े दिखाने का, ये बरी दिखाने का, ये लहंगा दिखाने का यही मकसद था। अब ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह करे ऐसा हो। नाज़रीन, मुझे बताया गया है कि ये जाए वकूआ है, ये वो जगह है जहाँ पे अवैस को कत्ल किया गया। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं अल हाफिज़ गार्डन्स लिखा हुआ है। इस सोसाइटी में अवैस का घर है जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये पुल क्रॉस करते हैं। और उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ, बताया जाता है कि अवैस ने यहाँ से बाहर निकल कर ये पुल क्रॉस किया और यहाँ से राइट टर्न लिया तो यहाँ पर वो जालिम खड़े थे और उन्होंने गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े के 2 चश्मदीद गवाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मौके पर आइए, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वाक़या कैसे हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम जी कमर ज़मान ख़ान है और मैं मुद्दई भी हूँ केस में और गवाह भी हूँ और उसका फर्स्ट कज़न भी हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट कज़न भी हैं और मुद्दई भी हैं? जी सर। आपने खुद देखा था वकूआ? बिल्कुल जी, खुद देखा है, मैं और मेरे अंकल हैं। अच्छा, ये आप अंकल हैं, ये भी मौके के गवाह जी, हैं? मौके के गवाह हैं। क्या हुआ था उस दिन? हम ना शादी वगैरह की तैयारियां हो रही थी, सामान वगैरह लेकर आ रहे थे घर में और वो उसके सिलसिले में निकले। अवैस न्याज़ी हमारे साथ था, यानी मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, वो हमसे आगे था और इसके चाचू और मैं ना इकट्ठे उसके पीछे आ रहे थे, दूसरे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। तो जब हम गेट से हम पीछे थे थोड़े, तो वो जो ये पुली नज़र आ रही है, इस पुली से उसने टर्न कर लिया। जब सामने आया तो 3 बंदे खड़े हुए थे उसके सामने। उन्होंने रोक लिया उसे और उसे कहा कि हुम्मा नज़ीर के साथ शादी का ना हम तुम्हें मज़ा चखाएंगे। तो फिर हम जैसे ही गेट पे पहुंचे, हमने जैसे ही सुना, उसने ना, उसके पास पिस्टल था, एक के पास पिस्टल था, इसको नौखेज़ अमजद जिसका नाम है, उसके पास पिस्टल था। उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी और उनको गोलियां 7-8 गोलियां लगी? 7-8 गोलियां लगी। 7-8 जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में? जी, चेस्ट पे ज़्यादा लगी थी, सीने वगैरह पे ज़्यादा गोलियां लगी। गोलियां सिर्फ नौखेज़ ने मारी थी या दीगर मुल्ज़िमान ने भी? नहीं, नौखेज़ के पास ही पिस्टल था, दोनों के पास ना पिस्टल नहीं था। बाकी दोनों सिर्फ उसकी सपोर्ट में थे, क्योंकि उसका इलाका मियाँ वाली का था, वो इधर किसी को नहीं जानता था। वो उसे लेके भी आए और उन्होंने उसको असला वगैरह भी प्रोवाइड किया। अच्छा, मुझे बताइए कि जब ये इस जगह पे हो रहा था, यहाँ पर? जी सर। ये जो स्पॉट है, जी, ठीक है, यहाँ पर पहुँचा? यहाँ वो नीचे बैठे हुए थे ना।
वो नीचे बैठे नीचे बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। जब वो मोटरसाइकिल बाइक पे निकला है ना, तो वो उसको देख रहे थे, उन्होंने इधर उसको रोक लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बता दूं। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको मौका जो है वो बता रहा था और समझा रहा था, यहाँ पर ये कहते हैं, ये देखिए ये गंदा नाला है यहाँ पर, और यहाँ से एक कच्ची सड़क जा रही है। तो उन्होंने कहा कि अवैस जब यहाँ से इस कच्ची सड़क से जा रहा था तो इस जगह पर नीचे वो लोग छुप कर बैठे हुए थे, और जैसे ही अवैस यहाँ पर पहुँचा तो वो लोग नीचे से एकदम झपट कर ऊपर आ गए, और फिर ऊपर आते साथ ही उन्होंने अवैस को जो है गोलियों का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई। आपने कितने फासले से वो कुआं देखा था? हम थोड़ी फासले पर थे, यानी कि गेट से निकलने किधर के थे बाद एग्जैक्टली? आपकी जगह क्या थी? हम गेट से तकरीबन आगे आ गए थे, उस जगह आ गए थे। तो हमने ऊंचाई से थे ना, ऊंचाई पे, तो हमने उधर से देखा। तो उसको नौखेज़ को आप लोग पहचानते थे? बिल्कुल पहचानते थे, क्योंकि उसका इलाका जो है ना मियाँ वाली इलाका बनता है, और जो मोहल्ला बनता है ना वो बल्लो खैल बनता है, और मेरा भी इलाका मियाँ वाली है और मोहल्ला भी जो है ना वही है। वजह अनाज सिर्फ ये कि वो लड़की के साथ वो शादी करना चाहता उससे था। नौखेज़ शादी करना जी चाहता जी, पहले उन्होंने रिश्ता वगैरह मांगा था उसका, लेकिन वो क्योंकि शराब भी पीता था, वो लड़ता भी था, उसने 1-2 दफ़ा अपनी वालदा को भी फायर वगैरह उस पर चलाया था। इसलिए उसकी रेपुटेशन को देखते हुए उनके घर वालों ने ना उसकी शादी से इनकार कर दी कि हम आपकी अपनी लड़की या आपके लड़के को नहीं दे सकते। तो फिर बाद में ना अवैस ने उसके साथ मुकदमे में अब कोई पेशरफ नहीं हो रही? मुकदमे में जाते हैं, वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम अदालत के सामने कोई न कोई बहाना बना दें, आगे आइएगा यहाँ पर, या वकील वगैरह, जो वकील को कहते हैं हमारा वकील नहीं है वो आ रहा है, ऐसे ही वो मुकदमे को ख़राब करते हैं। तो किसी किस्म की कोई पेशरफ मुकदमे में नहीं हो? मुकदमे में तो कोई पेशरफ नहीं, बल्कि पुलिस ने अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार भी नहीं किया? नहीं किया, पुलिस जाती भी नहीं है। एक दफ़ा हम खुद लेकर गए हैं, मियाँ वाली लेकर गए हैं, अपने खर्चे पे लेकर गए हैं। वो नहीं जाती, पुलिस नहीं जाती, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब आप लोग लेकर गए तो तब रेड किया? हाँ, रेड किया, घर पर रेड किया। तो घर पे नहीं था? घर पे नहीं था। वैसे मियाँ वाली में ही होता है वो? हाँ, मियाँ वाली में होता। और 2 साल से मफरूर? हाँ, 2 साल से मफरूर है। अभी तक पुलिस कामयाब नहीं हो सकी? अभी तक पुलिस कामयाब भी नहीं हुई, उसके पीछे क्या वजह है? जाती भी नहीं क्यों है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका? आप क्या समझते हैं? असल में ना जो इलाका है ना वो मियाँ वाली, वो ज़िला फिर चेंज हो जाता है ना, तो जब कभी हमें इतला भी मिलती है, वो घर में तो रहता नहीं है, उसके बारे में इतला मिलती है कि किसी जगह पे मौजूद है, तो फिर इधर से जाके उधर जाना 7-8 घंटे का सफ़र है, तो फिर वो बंदा तो उधर से गायब हो जाता है। बंदा उधर से गायब हो जाता है। हाँ जी। नाज़रीन, आपने इनकी बात तो सुन ली। आप देखिए कि हमारे मुल्क में प्रैक्टिकली इंसाफ हासिल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस को भी आपको हर कदम पर कदम ब कदम मोटिवेट करना पड़ता है। ये पुलिस ऐसी पुलिस नहीं है जो अस खुद चलती है, जो अस खुद तफ्तीश करेगी, अस खुद एक्शन लेगी, अस खुद ऑपरेशन करेगी, अस खुद रेड करेगी, मुलजिम को गिरफ्तार करेगी। किसी हद तक होता है अस खुद भी, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल पुलिस को नेगेटिव टर्म्स में आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी सोसाइटी में जब किसी का कोई मुकदमा होता है और वो चाहता है कि उसको इंसाफ मिले, पुलिस के थ्रू तफ्तीश हो सके, तो उसे खुद से पुलिस को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, खुद से बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। कुछ लोग सिफारिशें ढूंढते हैं, कुछ हमारे मुल्क में रिश्वत का रुझान उस हवाले से सब जानते हैं कि है, और कभी कभी आपको पुलिस बार बार थाने के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अब जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि हम एक दफ़ा पुलिस को लेकर गए हैं मियाँ वाली, लेकिन तब रेड के दौरान वो गिरफ्तार नहीं हो सका, उसके बाद हम भी नहीं ले जा सके क्योंकि मियाँ वाली का फासला यहाँ से 7-8 घंटे का है। तो अगर एक मुलजिम को एक कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करना इतना बड़ा मार्का है इस मुल्क में, इस मुल्क की पुलिस के लिए, तो फिर सोचिए कि 302 का जो मुकदमा है उसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना कितना बड़ा मार्का होगा। अब ये मार्के किस दिन सर होंगे हम आपको नहीं बता सकते, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। कपड़े जूतियाँ में 2 महीने बाजार मेरे को तुरा भी नहीं सी जाता, फिर भी मैं जा के खरीदियाँ हैं रह दी दुल्हन वास्ते। मैं आके पा के घर देख सामने जब पा के तुरसी फिरती। दादू ने शादी भी नहीं होने दी, उसकी जिंदगी छीन ली। बस मैंने इंसाफ चाहिए और मेरे को की रहे एक कोई बेटा ये तो मेरे को न ले लेगा। नाज़रीन, कुछ अहले इलाका भी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वाक़े के हवाले से कुछ मालूमात रखते हैं। इनसे पूछते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। जी चाचा, क्या बताना चाह रहे हैं इस वाक़े के? हम यही बता सकते हैं कि जब फायरिंग हुई है ना, तो हमारा करीब मकान है तकरीबन 100-200-300 गज पे,
उधर से जब आए हैं तो गोली लगाने वाला जो है वो नहीं मौजूद था, वो जिसको लगी है वो बेकार ऊपर पड़ा हुआ है, दाएं किस जगह पर पड़ा हुआ था? इधर रोड के दरमियान, इधर यहाँ पर रोड पे? ये ठीक है? इसी रोड पे। अच्छा, आप आए हैं तो जिन्होंने गोलियां मारी थी वो भाग चुके थे? हमें उसको कोई मालूम नहीं किधर भाग गया। ठीक है, दाएं गए हैं, बाएं गए हैं, सजे गए हैं, खब्बे गए। जिसको गोलियां लगी थी वो सड़क वो ही पड़ा है। मेरे से पहले भी लोग थे। और तब वो जिंदा था या? जिंदा था, बिल्कुल जिंदा था। जिंदा था। बाजू और टांग जो है ना उसकी, ये बेकार थी बिल्कुल, मतलब कि जिस तरह कोई चीज बेकार हो चुकी है, मतलब उसके में ताकत नहीं थी। उसको हमने काफी हद तक देखा लेकिन हमें कोई महसूस नहीं आपने उसे हिला जुला के देखा? बिल्कुल दाएं दाएं मैं टर्न देकर देखा, लेकिन ये बाजू और ये टांग जो है ना ये बिल्कुल बेकार था। हम उठा कर ले आते थे, ऐसे मालूम होता था कि जिस तरह बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गए, जान ही नहीं है। उसके बाद माले का एक माई बुढ़ी आई है, पीठ की रोती आई, उसकी माँ आखिर में मकान है आगे जाकर। उसके बाद जनाब उन्होंने गाड़ी में पाया तो लेकर चले गए इधर से सलबाज भेज दिया। दूसरे दिन पता लगा शाम को उसकी डेथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुद्दई के वकील मलिक नदीम अब्बास अवान के साथ हूँ। इस मुकदमे की डिटेल्स के हवाले से आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, हमें बताएंगे कि मुकदमे की क्या सूरत हाल है इस वक्त अदालत में? सूरत हाल अदालत में तो इस तरह से है कि 2012 का ये केस है और इसमें अभी कोई PW नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई गवाही नहीं, अभी तक कोई एक गवाही भी नहीं हुई? एक गवाही तक 2 साल से ऊपर हो 2 साल से चुके। ऊपर। तो 2 साल में हो क्या रहा है? 2 साल में यही हो रहा है कि जो इसमें प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, प्रिंसिपल एक्यूज्ड हम उसको कहेंगे कि जिसने मेन इस बंदे को जो है वो डिसीज को कत्ल किया है, उसने 7 फायर मारे थे इसको ये, और वो अभी तक स्टिल इश्तिहारी है, जिसको हम गिरफ्तारी नहीं हो सका? गिरफ्तारी नहीं हो सका। अच्छा, पहले दिन से नहीं हो सका? पहले दिन से नहीं हो सका। अच्छा, तो बाकी कितने मुल्जिमान नामजद हैं FIR में? इसमें टोटल जो नामजद मुल्जिमान थे वो 3 थे। 2 इसमें ज़मानत पर हैं जिनकी अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हुई है, और जो एक मेन बंदा है जो इसमें, उसका नाम है नौखेज़ अमजद, वो अभी इसमें गिरफ्तार। तो क्या ट्रायल चल नहीं रहा? ट्रायल चल रहा है, क्योंकि पहले तो इस वजह से भी इसमें को थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार रहा है कि उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जो PO डिक्लेयर करने की, उस वजह से भी काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हुआ है। और फिर इसमें थोड़ा सा ये भी रहा है कि कोशिश थी कि पुलिस हमारे से तावन करे और उसको पकड़े, और उस बंदे को जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तो तब तक इस केस के जो है वो अगर फाइनल हो भी जाए तो मेन जो चीज़ है वो उसकी फिर कवर नहीं होगी। कहने का मकसद ये है कि एक मुल्जिम जो है वो इश्तिहारी है, वो भागा हुआ है, वो गिरफ्तार ही नहीं हो सका, बाकी 2 मुल्जिमान ज़मानत पर हैं। ट्रायल जो है वो कंसिस्टेंटली शुरू से ही जमूत का शिकार है, वो स्टेगनेंट है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, इस वजह से कि जब तक मुल्जिम पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ट्रायल में प्रोग्रेस नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता कानून में कि जो इश्तिहारी है उसके खिलाफ 512 की कार्रवाई करके उसकी हद तक केस जो है वो दाखिल दफ्तर कर दें और बाकी 2 जो मुल्जिमान हैं उनका ट्रायल हो जाए? असल में जब ये अक्रस हुआ है तो उसमें पुलिस ने एक तो जो है वो शुरू से ही आपको पता है कि जिस तरह का बिहेवियर इसमें पुलिस का होता है, वो 3 माह तक 2 माह तक तो वो उन्होंने हमारे से कोई तावन ही नहीं किया। वो जनाब 2 बंदे उन्होंने बिठा लिए, 9 उनके अगेंस्ट, एक बंदा बल्कि उन्होंने इसमें बेगुनाह कर दिया है जो नईम खान नाम का बंदा है, वो उन्होंने बिठाई रखी है, क्योंकि आम आदमी को तो कोई फहम नहीं है कानून का कि इसमें क्या तरीक़ेकार है। जब आपको कुछ थोड़ा बहुत पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे बताएं कि तारीखें डलती हैं केस? तारीखें तो डल रही हैं अभी इसकी। अगली तारीख कब है? 7/6 है। 7/6 इसकी अगली तारीख है। तो हर तारीख पे होता क्या है? होता यही है, या स्ट्राइक होती है या अपना मुल्ज़म साइड से वकील साहब नहीं होते, या कोई ना कोई मुल्ज़म उस पर जनाब वो एप्लीकेशन आ जाती है कि ये जनाब जो मुल्ज़म है ये बीमार है या ये आ जा नहीं सकता। आप लोग शहादत कराने के लिए आपके गवाह तैयार? हर तारीख पे आ रहे हैं। हर तारीख पे आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन उस तरफ से डिले हो रहे हैं? डिले हो रहे हैं। सन 2008 से सन 2013 के दौरान 87,594 अफराद को कत्ल किया गया। पंजाब में 65,446, सिंध में 16,121, खैबर पख्तूनख्वा में 2,896,
जबकि बलूचिस्तान में 3131 अफराद को कत्ल किया गया। सन 2013 से मार्च सन 2014 तक सिर्फ पंजाब में 1139 कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त सूरज गरूब हो रहा है और इस डूबते हुए सूरज को देखकर मुझे यह ख्याल आ रहा है कि इरशाद बीबी, वो बूढ़ी औरत जिसकी कहानी आज के प्रोग्राम में हमने हाईलाइट की है, उसकी ज़िंदगी का सूरज भी ठीक इसी तरह डूब रहा है। इससे पहले कि वो डूब जाए, मेरी ये दुआ है, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे के कत्ल के मुकदमे के हवाले से इंसाफ होता हुआ देख ले। और जहाँ तक उसके मरहूम बेटे का ताल्लुक है, उसके हवाले से मुझे सिर्फ वो इशार याद आ रहे हैं कि एक मुसाफिर था, कुछ देर ठहरा यहाँ, अपनी मंजिल को आखिर रवाना हुआ। बात कल की है, महसूस होता है यूं जैसे बिछड़े हुए एक जमाना हुआ। कल तक था जो रौनके जिंदगी, आज शहरे खमोशा की जीनत बना। जुर्रतों का खुदी का दिया बुझ गया, कारवान सहाफत खिताबत उठा। जिंदगी से खफा हो के वो चल दिया, जीते जी जो किसी से खफा ना हुआ। महफिलों का जो नोशा था वो असरता, कब्र का उसको दुल्हा बनाया गया। एक मातम बिपा हो गया हर तरफ, चढ़ के कांधों पे जब वो रवाना हुआ। आगे आगे मुसाफिर की बारात थी, पीछे पीछे था जमाना रोता चला। जब उतारा लहद में, कहा कान में, अब हमारी गली में ना आना कभी। रोजे मैशर ही शोरश मिलेंगे तुम्हें, हश्र तक अब ये लब ना हिलाना कभी। ये सुखन सुन के वो चुप का चुप रह गया, एक जुमला भी उससे अदा ना हुआ। जिस्म ढांपा मट्टी से उठे चल दिए, 2 कदम पर रुके फातिहा के लिए। आई उसकी लहद से सदा दोस्तों, आप आएंगे फिर कब दुआ के लिए।